हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन एनालिस्ट। और आज हम डिजिटल लॉजिक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ गेट्स। तो यहाँ पे एक नैंड गेट है और एक नॉट गेट है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि फंक्शनली कंप्लीट कौन सी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शनली कंप्लीट का मतलब क्या है। ठीक है, ये चीज जाननी जरूरी है पहले। तो फंक्शनली कंप्लीट का मतलब है एनी सेट ऑफ लॉजिक गेट्स विच इज सफिशिएंट टू राइट एनी बूलियन फंक्शन। ठीक है, जिससे हम कोई भी बूलियन फंक्शन बना सके, वो अपने फंक्शनली कंप्लीट कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें नोट से हम सारे जितने जो फंक्शन है वो नहीं बना सकते, लेकिन नैंड से बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इसका आंसर क्या होगा, ये वाला ए, 1 but not 2। ठीक है, इसके अलावा जो और सेट हो सकते हैं वो बता देते हैं। जैसे एक तो अपना नैंड गेट हो गया, ठीक है, एक नोर हो गया, ये सारे फंक्शनली कंप्लीट हैं। और भी एग्जांपल है इसमें, बता देता हूँ। एक कॉम्बिनेशन हो गया अपना एंड का, और का, और नोट का। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये कॉम्बिनेशन भी फंक्शनली कंप्लीट है। इसके साथ अगर एंड और नोट का कॉम्बिनेशन है तो ये भी फंक्शनली कंप्लीट है। और इसके बाद अगर और नोट का कॉम्बिनेशन है तो ये भी फंक्शनली कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चन नंबर एक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। ये क्वेश्चन नंबर दो है, इसमें है अपना डिजिटल multiplexer is basically a combinational logic circuit to perform the operation। तो डिजिटल मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो कौन सा जो कॉम्बिनेशन लॉजिक है उसका ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसमें है एंड एंड, और एंड और एंड। तो इसका सही आंसर जो है ये होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपना 2x1 का मल्टीप्लेक्सर हो गया। एक ये अपनी I1, सॉरी I0 इनपुट गई, और एक ये गई I1। यहाँ पे अपनी सिलेक्ट लाइन हो जाएगी एक S। ठीक है, सिलेक्ट लाइन आपको पता ही होगा, ये 2 की पावर जितनी होगी उतनी ही सिलेक्ट लाइन ली जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 1 है तो एक एक सिलेक्ट लाइन हो जाएगी यहाँ पे। और ये अपनी आउटपुट आ गई Y। अब देखिए, अब इसका जो एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। अगर हम S को या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम 0 लेंगे तो क्या सिलेक्ट होगा, 0 लेंगे तो हमारा I0 और S का बार सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अगर हम 1 लेते हैं तो ये हमारा I1 और ये S, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई है। अभी अब देखिए आप, इसमें ये कौन सा फंक्शन है, इनके बीच ये एंड है, ये भी एंड है, और इनके बीच और है, यानी कि ये एसओपी टर्म। और एसओपी कौन सी होती है, एंड और वाली। ठीक है, सेलेक्ट लाइन डिटरमाइंस विच इनपुट टू बी कनेक्टेड टू द आउटपुट। ये जो सिलेक्ट लाइन है ना, ये बताती है कि आउटपुट से कौन सी इनपुट लाइन कनेक्ट होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। फॉर एन एस आर फ्लिप फ्लॉप एस एंड आर मेड इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एस और आर की वैल्यू 1 1 दे दी जाए तो क्यू की वैल्यू जो क्या है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसका आप एक बार जो ट्रुथ टेबल होता है वो बना लेते हैं। सॉरी, हमने सेलेक्ट नहीं किया है, वो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ये अपना एस हो गया, ये आर हो गया, और ये क्यू इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, 0 0 0 1 1 0, और ये अपना 1 और 1। तो आपको पता है जब एस और आर हम 0 0 देते हैं तो जो हमारी
आउटपुट है वो होल्ड करता है, यानी कि जो पहले आउटपुट थी वही रहेगी। ठीक है, अगर 0 और 1 जाएगा तो आउटपुट आएगी 0, यानी कि यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 0 अगर हम देंगे इसमें तो आउटपुट आएगी 1 और ये हो जाएगा सेट। लेकिन अगर हमने दोनों में 1 1 दे दिया तो ये हो जाएगा अपना इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड। ठीक है, आप इसको इनडेटर्मिनेट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल है एस आर फ्लिप फ्लॉप की, आपने किया होगा तो आपको पता होगा इसका। तो इसमें यही है कि अगर दोनों में एस और आर 1 1 दे दिए जाएं तो इसकी आउटपुट क्या होगी या क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इनडेटर्मिनेट, यानी कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप ए हाफ एडर सर्किट आर। ठीक है, यानी कि एक हाफ एडर बनाने के लिए कौन कौन से लॉजिक गेट चाहिए। ठीक है, तो आसान है ये भी। देखिए लॉजिक गेट, एक बार इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी भी। एक इनपुट ये होगी, एक ये होगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, यहाँ पे सम ले लेते हैं और ये अपना कैरी होगा। ठीक, 0 और 0 का सम 0 होगा और कैरी भी अपना 0 होगा। यहाँ पे 0 और 1 का 1 और इसका कैरी हो गया 0, और 1 और 0 हो गया अपना 1 और इसका कैरी भी 0 हो गया। ये देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2। 2 को हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं 2 को। तो ये जो अपना है ये तो आ जाएगा इसका सम, और ये 1 आ जाएगा कैरी, ये अपना कैरी हो गया एक। अब देख लो ये किस किस की इक्वेशन होती है, सम ये किसकी होती है, ये अपनी एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है, एक्सोर गेट की। ठीक है, तो एक्सोर कहाँ है, एक्सोर सब में है। और ये किसकी होती है, ये जो यहाँ पे है ये अपनी एंड गेट की होती है। ठीक है, तो एक्सोर और एंड गेट, यानी कि ये अपना सही आंसर आ गया इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 32 बिट एड्रेस बस अलाउ एक्सेस टू मेमोरी ऑफ कैपेसिटी। मतलब 32 बिट की एक एड्रेस बस है, कितनी मेमोरी से हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज जो है ध्यान रखने लायक जरूर है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 30 जो होता है ना, वो जीबी के बराबर होता है। अगर 2 की पावर 40 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, टीबी। अगर ये 2 की पावर 20 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, एमबी। ठीक है, और 2 की पावर अगर 10 हो जाए ये हो गया केबी। एक एक टीबी, एक केबी, एक एमबी, ऐसे ही। ठीक है, 9 हो जाए तो 2 की पावर 9 हो जाए तो 512 बाइट्स। ठीक है, 8 हो जाए तो ये 512 का था 256, ये अपना 8 है। ठीक है, 7 हो जाए तो 128, 6 अगर हो तो ये अपना हो जाएगा 64, 5 हो तो 32, और 2 की पावर अगर 4 हो तो 16, 2 की पावर अगर 3 हो तो 8, और 2 हो तो 4, और 1 हो तो 2, 2 बाइट। ठीक है, ये टेबल है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब इसमें पूछे 32 बिट, यानी कि इसमें 2 की पावर 32 है। ठीक है, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स डायरेक्टली एड्रेसेबल इन ए कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो ये जितनी संख्या होगी ना, जैसे 2 की पावर 32 है, तो इतने मैक्सिमम इसकी पावर में हम इतनी ही जो मेमोरी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, m लेस देन इक्वल टू 2 की पावर, यानी यहाँ पे ये बाइट्स बाइट्स में होती है। ठीक है, वैसे भी एड्रेस बस जो होती है वो वो बाइट एड्रेसेबल होती है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर अगर 32 है तो 2 की पावर 30
इंटू 2 इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये कितना हो गया अपना GB, और ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, यानी कि 4 GB इसका आंसर आपका आ जाएगा। ये इसका सही आंसर है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ ज्यादातर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये बिट है या बाइट है, तो इसलिए मैंने ये जो इसका रूल है ये लिखा है। ये जो एड्रेस बस होती है हमेशा बाइट एड्रेसेबल होती है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बाइट में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स डज ए फुल एडर हैव। तो एक फुल एडर को कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट चाहिए, काफी आसान है, तो आप सभी कर लेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको, A B C इन, इसको इन बोलते हैं, और फिर अपना सम और कैरी, ठीक है। ये सारे होते हैं, तो ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 2, 3 2 कहाँ है, तो ये इसका जो है सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अपना 6 था, ठीक है। इसका हम जो है वो भी बना सकते हैं, लॉजिक गेट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जितना पूछा उतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर 10110.11, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद ये डॉट आ गया, और 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर-2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और ये 4, तो ये 2 की पावर 4 हो गया अपना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया अपना 16 प्लस ये अपना 0 ही हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 ही रहेगा, और ये 1/2 प्लस 1/4, तो कितना हो गया 16 और 4 20 और 2 22, और ये 0.75 ये हो गया, तो ये इसका सही आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is used to store the address of the memory from which data is collected and sent to the CPU? देखिए इसका सही आंसर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो है डेटा स्टोर होता है, और उसके बाद जो है सीपीयू को भेजा जाता है। एक बार इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी फ्रॉम विच डेटा इज कलेक्टेड एंड सेंट टू द सीपीयू फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसमें जो है एड्रेस स्टोर होते हैं और उसके बाद सीपीयू को भेजे जाते हैं। और जो है इनके भी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर, इट इज यूज्ड टू फाइंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। कैसे मेमोरी होगी जो अपनी एक्सट्रीमली फास्ट होती है, एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू, रैम एंड सीपीयू के बीच में बफर का काम करती है। और इसमें ज्यादातर जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा है ना वो रखा जाता है, ताकि इजिली सीपीयू को अवेलेबल कराया जा सके। डीएमए है अलाउ सर्टेन हार्डवेयर सब सिस्टम टू एक्सेस मेन मेमोरी इंडिपेंडेंट ऑफ सीपीयू। ये देखिए एक कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, सब सिस्टम हो सकता हार्डवेयर सब सिस्टम हो सकता है जो कि मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है सीपीयू पे डिपेंड हुए बगैर, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्क प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है ये जो है सी जो है इसमें गलत है। ये जो सी है ये इसमें गलत है, बाकी सारी चीजें सही हैं। फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस, हाईली पाइपलाइन एंड मल्टीपल रजिस्टर सेट्स, और जो लास्ट है इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय हार्डवेयर।
ये जो है सिंपल इंस्ट्रक्शन टेकिंग मल्टीपल साइकिल्स, ये गलत है, मल्टीपल नहीं है, सिंपल इंस्ट्रक्शन टेकिंग वन साइकिल ओनली, ये ठीक है। मल्टीपल नहीं आएगा, वन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स डू नॉट हैव नो चेंज कंडीशन। तो ये तो आसान है, डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। देख लेते हैं क्या इसकी टेबल है। जैसे डी इधर आ गया और ये क्यू एन प्लस वन आ गया। अगर आपने जीरो दिया तो जीरो आएगा, वन दिया तो वन आएगा, तो ये नो चेंज की कंडीशन में डी आता है। एस आर फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है। इनके ट्रुथ टेबल अगर आप खोगे तो बना के देख सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा, तो आपने अगर कर रखा है तो आप देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर यही आएगा, डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट देखते हैं। द डायनेमिक हजार्ड प्रॉब्लम अकर्स इन, तो इसका सही आंसर होगा सी, डायनेमिक हजार्ड प्रॉब्लम कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अपना सी। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉर ए सिंगल इनपुट आउटपुट चेंजेस मोर देन वंस। अगर हम सिंगल इनपुट देते हैं और आउटपुट उसमें बार बार चेंज हो रही है तो उसको हम हजार्ड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है, डायनेमिक हजार्ड आप कह सकते हैं। तो जैसे फ्लिप फ्लॉप में अपनी रेस कंडीशन आती है ना, वहाँ पे वो चेंज होती रहती है बार बार, और उसको सोल्व करने के लिए हम रेस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम मास्टर स्लेव जो फ्लिप फ्लॉप है वो यूज करते हैं। तो सारे डायनेमिक हजार्ड की प्रॉब्लम है। रीजन क्या है, फॉर लार्जर सर्किट्स देयर में बी डिफरेंट रूट्स टू आउटपुट, इफ ईच रूट हैज डिफरेंट डिले आउटपुट में चेंज मोर देन वंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which addressing mode the operand is hidden and the data to be operated is available in the instruction itself। तो इसका सही आंसर है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड वेयर नो ऑपरेंड डेटा मेमोरी और लोकेशन, मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर इज स्पेसिफाइड इन द इम्प्लिसिट, द ऑपरेंड्स आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन इंस्ट्रक्शन डेफिनेशन। असल में है ना, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, तो ये उसमें ज्यादा हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए इसका आंसर जो है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इसका क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। हमने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो एटलीस्ट आपको आंसर का तो पता हो। ये जो सर्किट है, ये सर्किट का पूछा है, इसका सही आंसर देखिए ये है। हालांकि मैंने भी स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को गलत किया था, लेकिन इसका सही आंसर है प्रायोरिटी एनकोडर विद 7 गिवन प्रायोरिटी ओवर 0 to 5 इफ वी प्रेस 0 to 5 7, ठीक है। इसमें एक दिक्कत मुझे जो लग रही है वो ये है कि यहाँ पे और गेट की जगह शायद एंड गेट हो सकता है। इसकी जैसी क्लैरिफिकेशन आएगी हम आपको बता देंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि इसका सही आंसर जो है ये है। अगर पेपर में आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉजिक एक्सोर ऑपरेशन, ये हेक्साडेसिमल नंबर है दोनों और इनके बीच जो है एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वैसे एक्सोर ऑपरेशन होता क्या आपको बता देते हैं, जहाँ पे इनपुट्स सेम हो, जैसे सेम जीरो और जीरो है तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। डिफरेंट है तो अपना आएगा वन वन, वन वन है तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो आई कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिफरेंट जो है इनपुट होंगी वहां पे आई होगा, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले इनको हम बाइनरी फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 4AC0, तो इसका बाइनरी फॉर्म हो गया 0 1 0 0 1 0 1 0 11 1 1 0 0 और 4 टाइम्स 0 0 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट अपना हो गया B53F, B53F, तो इसकी बाइनरी क्या होगी 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
और एफ का अपना 1 1 1 1। तो अगर इसमें हम एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये अब यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी, ये भी डिफरेंट है तो यहाँ भी 1 आएगा। इसमें ये भी डिफरेंट है 1, ये डिफरेंट है 1, ये डिफरेंट है 1, ये डिफरेंट है 1, ये सारे भी डिफरेंट है तो यहाँ भी 1 1 1 आएगा। ठीक है, सॉरी ये तो क्या आंसर आया? एफ 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 और एफ। तो वैसे सही आंसर क्या हो गया? ये हो गया। इसका एक तरीका और है, देखिए इसको जैसे एफ और 0 का सम कितना होता है? एफ को हम लिखते हैं 15। ठीक ठीक है ना, 15 लिखा जाता है एफ को। तो 15 और 0 15 ही होता है तो इसका एफ ही आ गया। सी कितना होता है अपना, ये लिख लेते हैं हम, देखो ए बी सी डी ई एफ, ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, तो सी कितना हो गया? 12, 12 और 3 15, तो 15 कितना होता है? एफ। ए कितना होता है? 10, 10 और 5 15, ये आ गया एफ। ये 4 और ये कितना होता है? 11, 11 और 4 15। तो ये शॉर्टकट है। अगर आप सीधा निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इनका सम करके, नहीं तो फिर जो सिंपल इसका वो है तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और फिर निकालिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन ए कंप्यूटर। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए इनमें पूछ रखा है सबसे फास्ट कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम और रैम। तो रैम है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं? सीपीयू में मेमोरी होती है? नहीं होती, मेमोरी अलग से होती है। और सीपीयू में रजिस्टर होते हैं? होते हैं। एएलयू होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो सही आंसर ये है। यहाँ मेमोरी आ गया तो ये भी नहीं है, और पोर्ट्स भी नहीं होते सीपीयू में। तो सही आंसर इसका क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what is the what is microprogram? What is microprogram? The set of instruction indicating the primitive operations in a system। तो ये है माइक्रो प्रोग्राम। The set of instructions indicating the primitive operation in a system, ये माइक्रो प्रोग्राम हो गया। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। which of the following which of the following memory is also known as content addressable memory? तो इसका सही आंसर है एसोसिएटिव मेमोरी, जो है उसको हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है? एड्रेस के साथ साथ कुछ टैग्स वगैरह भी यूज करती है। जैसे हम मेमोरी में मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एड्रेस होते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है? एड्रेस के साथ साथ कुछ टैग भी होते हैं। देखो, तो टैग को यूज करके भी डेटा को फाइंड आउट किया जा सकता है। ये है एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। डेटा एक्सेस इज इंक्लूड्स सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, डेटा ट्रांसफर टाइम। तो इसमें हमारी तीनों चीजें आएंगी। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? तीनों चीजें ठीक है। डेटा एक्सेस टाइम में तीनों चीज लगती हैं। देखिए सीक टाइम क्या होता है? रीड राइट हेड को किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है उसको सीक टाइम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको। अगर ये हमारी डिस्क है और ये हमारा एक ये हेड है, तो ये आगे पीछे ऐसे मूव करेगा, ऐसे आगे पीछे। ठीक है, और ये जो है ये ऐसे चलेगी। तो ये जब आगे पीछे ऐसे मूव करके किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे जाएगा उसको बोलते हैं सीक टाइम। रोटेशनल लेटेंसी क्या है? द सेक्शन कम टू अंडर रीड राइट हेड सेक्टर। अब ये देखिए इसमें जो है ना, ये ऐसे सेक्टर बने होंगे, ऐसे ट्रैक पे चला जाएगा और इसके अंदर ये ऐसे बने होंगे सेक्टर। ठीक है, तो
जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना है उसमें जब पहुंचेगा तो वो रोटेशनल लेटेंसी के अंडर आएगा। ठीक है, डेटा ट्रांसफर टाइम जितने अपना जो है डेटा ट्रांसफर जितनी देर में होगा। ठीक है, तो डेटा एक्सेस करने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन कोड वर्ड्स। अब ये हैमिंग डिस्टेंस क्या है? देखिए, अगर कहीं भी दो डिफरेंट बिट आ जाए, ठीक है, उसको वहां पे हम हैमिंग डिस्टेंस काउंट करते हैं। जैसे देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, 1 0 1 1 1, 0 1 0 0 0। ठीक है, इसमें हमें एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, और एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ वंस हमारे आएंगे वही हमारा हैमिंग डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगर हम एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो कितने नंबर ऑफ वंस हो गए? ये हो गए टोटल 5। ठीक, तो हैमिंग डिस्टेंस कितना बना? 5। तो इसका सही आंसर क्या है? ये आ गया 5। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो ये हमारा बिल्कुल पहला वीडियो है। इसके बाद हम जितने भी वीडियो बनाएंगे, जितना भी कंटेंट बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे चीज़ों को और अच्छे से क्लैरिफाई करें। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बीच में हमें इसमें पेन सेलेक्ट करना पड़ता है, तो साथ में क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है, तो चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। एक बार हम हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल सही वीडियो मिलेंगे इसके बिल्कुल फ्लो में। तो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं आप उनको एडजस्ट कर लेना। बाकी देखने के लिए थैंक यू।